कहानी रोमानिया वाली घटना के 4 साल बाद से शुरू होती है। जगह टैरास्कोन, फ्रांस, 1956। यहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक है, जो रोजाना की तरह चर्च में काम करने आया है। यहाँ के फादर नोरेट उसे बेसमेंट में वाइन लेने भेजते हैं। दोस्तों, वाइन को क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है ये जीसस का ब्लड है, अगर आप पूरे विश्वास के साथ इसका ग्रहण करते हो तो। खैर, आगे हम जैक को देखते हैं। वो बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन वहां उसके साथ भूतिया घटनाएं होने लगती है। जैसे उसकी फेंकी हुई बॉल उसके पास लौट आती है और वाइन का जग भी अपने आप ही फूट जाता है। ये सब देख जैक डर जाता है और वो फादर नोरेट के पास चला जाता है। फादर को भी यहाँ पर किसी ईविल शक्ति का एहसास हो जाता है। तभी यहाँ पर हमें वेलक दिखाई जाती है जो फादर को जिंदा जला देती है, जिसका गवाह बनता है जैक, जिसकी आंखों के सामने ये सब हुआ है। खैर, इसके बाद हम वेलक की परछाई को एक इंसान के पीछे देखते हैं जो यहाँ से जा रहा है। और अगर आप समझ गए हैं ये कौन है तो ठीक, वरना आगे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हमें इरीन दिखाई जाती है जो इटली के एक चर्च में सीनियर नन है। जी हाँ, रोमानिया वाली घटना के बाद से उसका प्रमोशन कर दिया गया। यहाँ पर हम एक और नन से मिलते हैं। इसका नाम डेब्रा है, जो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रखती है और यहाँ पर होने की वजह उसके पिता है, जिन्होंने जबरदस्ती उसे यहाँ पर भेजा है। पर हम देखते हैं कि सिस्टर डेब्रा के इरीन के साथ काफी अच्छे रिश्ते होते हैं एंड ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं, क्योंकि जहाँ सभी नन्स उसे डांटती रहती है, वहीं इरीन उसे प्यार से समझाती है। खैर, इसके बाद हम सभी नन्स को बात करते हुए देखते हैं। दरअसल यहाँ पर एक नन सभी को कहानी सुना रही होती है, वही रोमानिया वाली घटना की। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि फादर बर्ग, जिन्हें उस घटना के बाद बिशप बना दिया गया, उनके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इरीन के बारे में कोई भी नहीं जानता। शायद इरीन ने ही कहा हुआ चर्च से कि उसके बारे में ना बताने के लिए। खैर, जो भी हो, इसके बाद हम मॉरिस को देखते हैं, एक फ्रेंची, जो इस वक्त फ्रांस के किसी बोर्डिंग स्कूल में काम कर रहा है। यहाँ उसके 2 लोगों के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, एक टीचर केट और उनकी बेटी सोफी। कहीं ना कहीं फ्रेंची केट को पसंद भी करता है और शायद केट भी फ्रेंची को पसंद करती है। आगे हम देखते हैं कुछ लड़कियां सोफी को बुली कर रही होती हैं, जो कि हमेशा करती ही है, बट फ्रेंची सोफी को बचा लेता है। यहाँ पर हम मैडम लॉरेंट से भी मिलते हैं, जो कि इस बोर्डिंग स्कूल को चलाती है। एक बात और, मैडम लॉरेंट का एक बेटा भी था, सेड्रिक, जिसकी मौत इसी स्कूल में हुई थी। मैं आपको बता दूं कि ये स्कूल पहले एक मोनेस्ट्री हुआ करता था, जिसे अब एक बोर्डिंग स्कूल में बदल दिया गया है, क्योंकि इस स्कूल में एक चैपल भी है जिसके अंदर मैडम लॉरेंट किसी को भी जाने नहीं देती। खैर, आगे हम इसी जगह पर एक डिलीवरी बॉय को देखते हैं जो कि कुछ सामान डिलीवर करने आया है। उसकी नजर फ्रेंची पे पड़ती है, जो कि अजीब सी हरकत कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही ये लड़का उसके पास जाता है, फ्रेंची इसी की तरफ मुड़ जाता है और फिर हम उसका भयानक चेहरा देखते हैं जो वेलक में बदल जाता है। ये लड़का भागने की कोशिश करता है पर वेलक के हाथों मारा जाता है। और जैसे ही यह घटना घटती है, इसके तुरंत ही बाद में इरीन दिखाई जाती है, जिसे एक बुरा सपना आता है या फिर कहीं एक विजन आता है। इस विजन में वो फ्रेंची को देखती है जो कि पॉजेस्ड है और वो इरीन से मदद मांग रहा है। इरीन को ये काफी वियर्ड लगता है, क्योंकि आखिरी बार उसने 4 साल पहले उससे बात की थी। क्या सुबह होते ही वेटिकन से कुछ लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और वो इरीन को कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं जो इन 4 सालों में घटी है, जिसमें कुछ नन्स एंड फादर्स ने खुद को मार लिया है। इसमें फादर नोरेट वाली घटना का भी जिक्र होता है। ये सभी घटनाएं मिलती हैं रोमानिया वाली घटना से, क्योंकि वहां भी सभी नन्स खुद को मार रही थी, जिसकी एक ही वजह थी, वेलक। इरीन को बताया जाता है समहाउ वेलक शायद बच गई है और ये घटनाएं इसी का सबूत है। इसलिए इरीन को इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए चुना जाता है, क्योंकि वही है जिसने उसका सामना एक बार किया था। हालांकि इरीन इसके लिए मना कर देती है, पर फादर के बताने पर कि फादर बर्ग अब नहीं रहे हैं तो वो मान जाती है। दरअसल फादर बर्ग की एक बीमारी के चलते मौत हो गई। खैर, इरीन को सबसे पहले फ्रांस भेजा जाता है, टैरास्कोन, क्योंकि वही लेटेस्ट घटना है। पर हम देखते हैं कि वो अकेली नहीं होती है, उसके साथ सिस्टर डेब्रा भी आ जाती है, जिसे चर्च ने बिल्कुल भी नहीं भेजा है। दरअसल वो यहाँ पर छुप कर आई है, जिसकी वजह है उसे पता चल गया है कि रोमानिया वाली घटना की नन कोई और नहीं बल्कि इरीन है। दरअसल जब वेटिकन से वो लोग आए थे, उन्होंने उसका जिक्र किया था, जिसे सिस्टर डेब्रा ने भी सुन लिया था। पर यहाँ पर इरीन उसे लौट जाने के लिए कहती है, क्योंकि इसमें काफी खतरा है, पर डेब्रा नहीं मानती है।
खैर आगे हम सोफी को देखते हैं, जिसके पास वही बुरी लड़की आती है और वो उसे अपने साथ चैपल में ले जाती है, जिसकी विंडो पर एक बकरे का चित्र बना होता है। ये लड़कियां यहाँ पर सोफी को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाती है कि अगर इस बकरे की आंख लाल हो जाए तो कभी भी इससे अपनी निगाहें मत हटाना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो ये बकरे वाला शैतान बाहर आ जाएगा। इसी दौरान सोफी देखती है कि उसकी आंखें लाल हो गई है, इसलिए वो उससे निगाहें नहीं हटाती। इसका फायदा उठाकर ये लड़कियां यहाँ से भाग जाती हैं। इनके जाते ही हम यहाँ पर वेला को भी देखते हैं। तभी सोफी देखती है कि बकरे की आंख अब नहीं चमक रही है। असल में ये कोई चमत्कारी चीज नहीं है, इसके पीछे का कारण है लाइट। जब भी सूरज की लाइट या कोई भी लाइट इस पे पड़ती है तो इस बकरे की आंख चमक पड़ती है। खैर जब सोफी खुद को यहाँ पर अकेला पाती है तो वो डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है, पर उन लड़कियों ने गेट को बंद कर दिया होता है। इसी दौरान वेलक भी सोफी को डराने की कोशिश करती है, पर तब तक फ्रेंची यहाँ पर आ जाता है और वो सोफी को बाहर निकाल लेता है। सोफी को डराते ही वो पूछता है कि आखिर बात क्या है, पर सोफी यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताती। वही हम इरीन को फिर से देखते हैं। ये दोनों टेरास्कोन पहुंच चुके हैं। चर्च में सिस्टर डेबरा को सेंट लूसी की फोटो दिखती है, जिनकी आंखें नहीं होती है। दरअसल यहाँ पर डेबरा को पता ही नहीं है कि सेंट लूसी है कौन, इसलिए इरीन उसे सेंट लूसी के बारे में बताती है। वो बताती है कि सेंट लूसी की आंखें पेगन्स ने निकाल ली थी। पेगन्स यानी आप उन लोगों को भी कह सकते हैं जो कि नास्तिक होते हैं या फिर किसी दूसरे धर्म को मानते हैं। इन्होंने ही सेंट लूसी को मारा था और मारने से पहले उनकी दोनों आंखें निकाल ली थी, जिसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया। पर कहा जाता है कि आग भी सेंट लूसी को नहीं जला पाई थी। खैर आगे एक नन इन्हें हादसे के बारे में बताती है। वो बताती है उस समय दो लोग यहाँ पर मौजूद थे, एक वो बच्चा जैक और दूसरा आदमी जो कि यहाँ पर काम करता था, वो हादसे के अगले दिन ही यहाँ से चला गया था। नन बताती है वो आदमी शायद रोमानिया से आया था और उसका नाम था फ्रेंची। नाउ माय फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि स्टोरी की स्टार्टिंग में हादसे के बाद जो आदमी यहाँ से जा रहा था, जिसके पीछे हमने नन की शैडो देखी थी, वो कोई और नहीं बल्कि फ्रेंची ही था। अब फ्रेंची का नाम सुनते ही सिस्टर को एक मेमोरी याद आती है एंड हम पास्ट में चले जाते हैं, जब हम आखिरी बार इन दोनों को देखते हैं। जब ये दोनों अलग हुए थे तब फ्रेंची ने कहा था कि वो हंगरी जा रहा है। एंड यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक फादर ने खुद को मार लिया था जो कि हंगरी से थे। इसका मतलब जहाँ भी फ्रेंची जा रहा है वहाँ पे मौतें हो रही है, और जिसका कारण आप जानते ही हो। इरीन सिस्टर डेबरा को फ्रेंची के बारे में बताती है और यहाँ पर इरीन समझ जाती है कि आखिर वो शैतान बचा कैसे। खैर इस जगह इरीन को एक विजन भी आता है, जिसमें वो जैक को दिखती है, जिसके हाथ में एक रोजरी होती है, एक तरह से एक माला है जिस पर क्रॉस बना होता है। खैर शाम को अपने होटल के पास इरीन को जैक मिल जाता है, क्योंकि उसने विजन में उसे देखा था तो वो उसे पहचान जाती है और वो उससे उस रोजरी के बारे में पूछती है, लेकिन जैक उसे कुछ भी नहीं बताता और वो वहां से चला जाता है। इरीन उसका पीछा करती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता क्योंकि वो गायब हो जाता है। एंड तभी यहाँ पर उसके साथ भूतिया घटनाएं घटती है, जिसमें वो वेलक को देखती है। असल में ये उसका विजन होता है, और जब उसे वेलक पकड़ती है तभी उसे एक और विजन आता है जिसमें वो सेंट लूसी को देखती है, और ये वो वाली घटना होती है जब पेगन्स उसकी आंख को निकाल रहे थे। हम सिस्टर डेबरा को भी देखते हैं जो भागी भागी यहाँ पर आती है, जिसे इरीन यहाँ पर बेहोश मिलती है। इसी दौरान हमें मैडम लॉरेंट दिखाई जाती है, जिन्हें देर रात फ्रेंची दिखता है चैपल के बाहर। एंड अगेन वो वही हरकत कर रहा होता है, पर लॉरेंट के पुकारने पर वो होश में आ जाता है और यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इसका मतलब कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके अंदर वेलक है। फ्रेंची के जाते ही लॉरेंट को चैपल में से कुछ आवाज सुनाई देती है, वो भी उसके बेटे सेड्रिक की, इसलिए वो अंदर चली जाती है, पर इस बात से अनजान कि ये वेलक है, और यहाँ पर वेलक उसे मार देती है। इस घटना से स्कूल के सभी लोग काफी दुखी होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि इरीन को होश आ जाता है एंड यहाँ वो सिस्टर डेबरा को अपने विजन के बारे में बताती है और समझाती है शायद वो शैतान किसी एंशिएंट रेलिक को ढूंढ रहा है, इसीलिए वो इतनी जगह पर घूम रहा है, पर क्या उसे ये नहीं पता। क्या डेबरा उसे बताती है कि जैक उसके पास आया था और वो उसे कुछ दे गया है, और ये होता है वही रोजरी जो कि फादर नोरेट का है। या सिस्टर इरीन एक चीज नोटिस करती है, इस रोजरी पर एक सिंबल बना होता है, और यही सिंबल उसने किसी और फादर की रोजरी में भी देखा था जिसे वेलक ने मार दिया है। इस सिंबल को जानने के लिए वो आर्काइव्स जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सिंबल एक पारिवारिक सिंबल है जो बिलोंग करता है सेंट लूसी के परिवार से। कहा जाता है सेंट लूसी के मरने के बाद
उनके परिवार को भी मारने की कोशिश की गई थी, पर उनका परिवार कैसे भी बच गया। लेकिन उनको मारने के लिए हर जगह उन्हें ढूंढा जाने लगा, इसीलिए इनका परिवार दुनिया में हर जगह फैल गया। लेकिन पेगन्स उन्हें इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे क्योंकि वो सेंट लूसी का परिवार है, बल्कि वो इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि उनके पास कोई चीज है जिसकी वो रक्षा करने लगे। इरीन समझ जाती है ये चीज कोई और नहीं बल्कि सेंट लूसी की आंखें है, क्योंकि इसी आंखों को उसने विजन्स में देखा था। ये सुन यहाँ के फादर बताते हैं ऐसा हो सकता है क्योंकि वेटिकन के बताने के बाद उन्होंने वेलक पर रिसर्च करी, जिसमें पता चला कि ये शैतान पहले एक फरिश्ता हुआ करता था, यानी कि एक एंजल, और उसकी हरकतों के कारण गॉड ने उसे नकार दिया और वो बन गया एक फॉलन एंजल जिसकी शक्तियां उससे छीन ली गई। इसीलिए शायद वेलक अपनी शक्तियां वापस लेना चाहता है, इसीलिए वो उस आंख को ढूंढ रहा है। फादर बताते हैं ये आंखें आखिरी बार एक मोंग के पास देखी गई थी जिसने इसे दफना दिया था, और ये जगह थी एक मोनेस्ट्री जो अब एक बोर्डिंग स्कूल बन चुका है। ये सुन ये दोनों तुरंत इस स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो इस स्कूल में हम केट, फ्रेंची, सोफी को साथ में देखते हैं एंड ये क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो भी यहाँ पर इन्हें वेलक दिखता है और इस बार ये सब फ्रेंची भी देख लेता है, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ से इन्हें लेकर जाने लगता है, जिस दौरान इरीन भी यहाँ पर पहुंच जाती है। ये देख फ्रेंची उससे हेल्प मांगता है, पर इरीन उसे केट और सोफी से दूर रहने के लिए कहती है। फ्रेंची को समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। तो भी यहाँ पर इरीन उसे बताती है कि असल में वेलक तुम ही हो, क्योंकि उसने तुम्हें पोजेस्ट कर रखा है। फ्रेंची को इस बात पर यकीन ही नहीं होता और इसी दौरान फ्रेंची फिर से शैतानी रूप में आकर उसी चैपल की तरफ बढ़ने लगता है, पर इरीन उसे रोक लेती है एंड डेबरा उसे बेहोश कर देती है। ये सभी फ्रेंची को बांधकर उस चैपल के अंदर चले जाते हैं ताकि उन आंखों को ढूंढ सके, पर इन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि वो आंखें कहाँ पर दफन है। तभी सोफी इरीन को वही स्टोरी सुनाती है जो उन लड़कियों ने यहाँ पर सुनाई थी, पर केट उसे बताती है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। पर इरीन समझ जाती है ये स्टोरी मनगढ़ंत तो है, पर शायद इसलिए बनाई गई थी ताकि सभी इस चैपल से दूर रहे। इसीलिए सिस्टर डेबरा खिड़की के बाहर जाकर लाइट उस बकरे की तस्वीर की तरफ करती है, जिससे उस बकरे की आंखें ग्लो करने लगती है और उसकी लाइट अंदर एक जगह पर पड़ रही होती है। इरीन समझ जाती है वो आंखें यहीं पर दफन है, जिसके बाद ये तुरंत ही यहाँ पर खुदाई करने लगते हैं। जिस दौरान सोफी नोटिस करती है वो बकरा उस खिड़की से गायब हो चुका है। ये देख हम समझ जाते हैं कि वो स्टोरी सच हो गई है, क्योंकि इरीन ने उस बकरे की आंखों से अपनी निगाहें हटा ली थी। क्योंकि आगे हम उस बकरे को देखते हैं जो कि उन बाकी बच्चों पर अटैक कर देता है, पर क्योंकि सिस्टर डेबरा बाहर ही होती है वो आवाज सुन उनके पास चली जाती है। खैर हम देखते हैं कि इन्हें आंखें मिल जाती है, पर तब तक फ्रेंची भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो इरीन को पकड़ लेता है। इरीन को खतरे में देख सोफी उन आंखों को लेकर भाग जाती है, जिससे फ्रेंची इरीन को छोड़ उसके पीछे पड़ जाता है। सोफी बचने के लिए बेल टावर में चली जाती है, पर फ्रेंची उसे ढूंढ लेता है। तभी सोफी उस आंखों का इस्तेमाल करती है, जिससे फ्रेंची रुक जाता है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, और ठीक होकर वो फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। हम देखते हैं कि ये बेल टावर भी कोलैप्स होने लगता है। लकीली सोफी को कुछ भी नहीं होता है। इरीन भी सही टाइम पर यहाँ पर पहुंच जाती है, साथ ही डेबरा भी। तभी फ्रेंची इनके पास चला आता है। इरीन उसे उन आंखों की शक्ति से रोकने की कोशिश करती है, पर इस प्रोसेस में फ्रेंची को काफी दर्द होता है, इतना कि वो इरीन को रुकने के लिए कहता है, पर इरीन मजबूर होती है। उसे भी दुख हो रहा होता है, पर वो नहीं रुकती एंड इन दी एंड फ्रेंची मारा जाता है। इससे सभी दुखी होते हैं, लेकिन ये धोखा होता है, क्योंकि वो होश में आकर इरीन से उन आंखों को छीन लेता है एंड फाइनली वेलक उन शक्तियों को पजेस कर लेती है। और ऐसा करते ही वो अपने असली रूप में आती है और वो इरीन को जलाने की कोशिश करती है। इस दौरान इरीन को अगेन विजन आता है, जिसमें वो सेंट लूसी, अपनी मदर, इवन लोरेन वॉरेन को भी देखती है, और जैसे ही होश में आती है उसकी आग बुझ जाती है। इवन वो सही सलामत होती है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि इरीन भी सेंट लूसी के ही परिवार से है। खैर ये देख वेलक भड़क जाती है और वो इन सब पर अटैक करने लगती है। इतना ही नहीं, वो फ्रेंची को फिर से पजेस कर सोफी को मारने जाती है, पर इससे पहले कि फ्रेंची उसे मारता वो खुद पर काबू कर लेता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, और ये बात इरीन जानती है। तभी वो नोटिस करती है कि इस जगह पर काफी सारी वाइन्स की बैरल्स पड़ी है। इससे उसे याद आता है अगर विश्वास सच्चा हो तो यही वाइन जीसस के खून में बदल जाएगा, और पिछली बार जीसस के खून से ही इस शैतान से पीछा छूटा था। इसलिए अब इरीन सिस्टर डेबरा के साथ प्रे करने लगती है
जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पड़ी सभी बैरल्स फट जाती हैं, जो कि जीसस के ब्लड में बदल जाती हैं, और वेलेक पे पड़ने पर इसका असर होता है, और ऐसा होने से वेलेक जलने लगती है और वो जलकर खत्म हो जाती है। ये सब देख सिस्टर डेबरा को भी इन सब पर विश्वास हो जाता है। लकीली फ्रेंची भी बच जाता है। आखिर में हम केट, फ्रेंची और सोफी को साथ में देखते हैं, बट हम इरीन को देखते हैं जिसका फेस काफी सीरियस होता है एंड वो यहाँ पर खुश नहीं दिखती, जिसके साथ ही ये कहानी एंड होती है। आप सोच रहे होंगे कि पिछली नन मूवी के आखिरी सीन में तो हमने एड और लोरेन को देखा था, पर इस मूवी में तो हमें वो दिखे ही नहीं। इसका जवाब है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हम एड और लोरेन को देखते हैं। उस समय उन्हें फादर गॉर्डन का फोन आता है, हमें नहीं पता किस लिए, लेकिन अंदाजा लग जाता है कि कोई ना कोई मुसीबत आई है और मोस्ट प्रोबेबली ये फ्रेंची का ही केस होगा, और ये सिग्नल है कॉन्जरिंग 4 मूवी का। मैं नन 3 इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियली इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर कॉन्जरिंग 4 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इवन उसका तो टाइटल भी रिवील हो चुका है, विच विल बी द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स। इस फिल्म में एक सीन था जब सोफी एक दरवाजा ओपन करती है, जिसके अंदर एक हॉलवे होता है जहाँ वेलेक खड़ी होती है, और यही सेम सीन हमने कॉन्जरिंग 2 में देखा था विद सेम हॉलवे, जो कि लोरेन के घर में होता है। बस सोफी की जगह वहाँ पर वॉरेंस की बेटी जूडी थी। सो ये थी 3rd मूवी ऑफ कॉन्जरिंग यूनिवर्स, एंड नेक्स्ट विल बी एनाबेल 2014, जो कि डायरेक्ट सीक्वल है एनाबेल क्रिएशन का, इसलिए उसे देखने से पहले आप एनाबेल क्रिएशन जरूर देखना।